नमस्कार। जवाब तो देना होगा, मैं आपके साथ, मैं हूं सुशांत सिन्हा। और आज जो जवाब देना है वो राजनीतिक पार्टियों को देना है, क्योंकि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, काले धन को खत्म करने के लिए हम आप यानी आम आदमी जो है वो उस लड़ाई में अपना योगदान निभा रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसा क्यों नहीं कर रही? एक आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस की 82.5% और बीजेपी की 73% कमाई अज्ञात स्रोत से होती है। सही मायने में यह अज्ञात स्रोत होता क्या है, इसका खुलासा कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं करती। मौजूदा कानून के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी से 20,000 से कम का चंदा लेती है तो उसे चंदा देने वाले का नाम, पता, बैंक कार्ड कुछ भी नहीं बताना पड़ता। क्योंकि देश में काले धन को लेकर बहस तेज है, आम आदमी अपने पैसे को लेकर डरा हुआ है, लेकिन पार्टियां बिंदास हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि इनकम टैक्स एक्ट और 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये कि सभी राजनीतिक दलों को 2,000 से ज्यादा के चंदे का पूरा हिसाब देना चाहिए। चुनाव आयोग का यह सुझाव अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जनता को यह लगता है कि इस छूट का फायदा उठाकर राजनीतिक पार्टियां काले धन को सफेद करने का खेल खेल रही हैं। 2015 तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1782 गैर मान्यता वाली रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। चुनाव आयोग को भी शक है कि इनमें से ज्यादातर पार्टियां सिर्फ चंदाखोरी करने और ब्लैक को व्हाइट बनाने का खेल खेलने के लिए बनाई गई। हमारा सवाल भी यही है और इसी का आज जवाब हम लेने जा रहे हैं कि आम आदमी पाई पाई का हिसाब दे तो राजनीतिक पार्टियां क्यों पाई पाई का हिसाब न दें। अब इस पर सवाल पर हम जाएं उससे पहले कुछ आंकड़े आप देखिए कि पार्टियों को छूट किस तरीके से मिली हुई है। आईटी एक्ट के सेक्शन 13A यानी 13A के तहत राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है, यानी उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना पड़ता है उन्हें, ये तो है, लेकिन टैक्स भरना नहीं पड़ता। ये राजनीतिक पार्टियों को छूट है जो हमें और आपको नहीं मिलती। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा लूप होल है वो क्या है कि 20,000 से कम का चंदा अगर है तो उसका सोर्स बताने से राजनीतिक पार्टियों को छूट है, और ज्यादातर पार्टियां चंदे का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोत से बताकर अपनी इनकम दिखाती हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों है, हम पाई पाई का हिसाब दें तो राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं दें। अब आप इसको आंकड़ों के लिहाज से समझिए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं जो आपको बताएंगी कि चंदा दरअसल इन पार्टियों को मिलता कितना है। सबसे पहले अगर बीजेपी की बात करें, यह आंकड़ा नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर का है। बीजेपी को 970 करोड़ से ज्यादा की कमाई उसकी हुई है 2014 और 2015 में। कांग्रेस के लिए आंकड़ा 593 करोड़ से ज्यादा का है, और सीपीएम जो लेफ्ट पार्टी है उसके लिए यह आंकड़ा 123 करोड़ से ज्यादा का है। तो इन तीनों आंकड़ों को अगर आप देखें, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को अगर आप देख लें तो तीनों की कमाई बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है, लेकिन अज्ञात स्रोत का नाम देकर इन्हें हिसाब नहीं देना पड़ता इस कमाई का। अब आप देखिए बीएसपी की कमाई 111 करोड़ से ज्यादा की कमाई बीएसपी की है। एनसीपी की कमाई आप देखिए 67.64 करोड़ रुपए एनसीपी की कमाई है। 2014 और 15 की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। और सीपीआई की बात करें तो उनकी कमाई जो है 1,84,00,000 रुपए की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि करोड़ों की कमाई इन पार्टियों की हो रही है। और यह ध्यान रखिए, बीजेपी के 970 करोड़ में से 505 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से थे, और कांग्रेस के 593 करोड़ में से 445 करोड़ इन लोगों ने कहा कि अज्ञात स्रोत से मिले। अब सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा यही है जो आज हम उठा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चंदे में मिलने वाले पैसे के पाई पाई का हिसाब क्यों न दें। हम तो देते हैं, अपनी कमाई का देते हैं, राजनीतिक पार्टियां क्यों न दें। आम आदमी काले धन के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहा है, वो लाइन में लग रहा है, ठंड में, गर्मी में, सब जगह। राजनीतिक पार्टियां योगदान क्या दे रही हैं? आम आदमी से उसकी कमाई पर सवाल पूछा जा सकता है, तो राजनीतिक दलों से उन्हें मिलने वाले चंदे पर सवाल क्यों ना पूछा जाए। और क्या राजनीतिक पार्टियां देश और सिस्टम से ऊपर हैं? आम आदमी अगर इस देश के लिए, इस सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो राजनीतिक पार्टियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह है, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, मुकेश नायक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जगदीप छोकर साहब हैं जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आईआईएम अहमदाबाद के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, मैं आपसे इस पहला सवाल ले रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े हम दे रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कमाई बीजेपी की थी, कि आम आदमी अपना योगदान तो दे रहा है, वो लाइन में लग रहा है, वो तमाम मुसीबतें उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या योगदान दे रही हैं? क्यों ये चंदे का हिसाब, पाई पाई का हिसाब राजनीतिक पार्टियां नहीं दे रही? देखिए, पहले बात तो मैं ये कह दूं, ये कमाई नहीं है। ये पार्टी चलाने के लिए कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ तो साल में एक बार लोगों से डोनेशन लेने का प्रोसेस भी है।
परंतु ये कमाई नहीं जिसको आप कमाई करें। परंतु हाँ, मैं इस पक्ष में हूं जो बात कही आपने कि बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि जो अभी इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन आई हैं हम उसके साथ हैं। और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये जो पूरा प्रोसेस में चुनाव के दौरान काले धन का जो अर्जना होती है जो उसको रोकना चाहिए। कोई सिर्फ यही नहीं कि आम आदमी ये कहती तो हर पार्टी की ये होना चाहिए, पर होता तो नहीं ना। प्रधानमंत्री तो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो ये कड़ा फैसला भी आ रहा है, चिंता मत करिए। एक एक इस दौरान में सब कड़े फैसले आने वाले हैं। अब निश्चिंत रहिए, वो बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ हो, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले में हो, अब काले धन के मामले में कहीं कोई छूट होने वाली नहीं। वो इंडिविजुअल हो, वो बड़ा कोई साहूकार हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सबके लिए एक जैसा पैमाना होने वाला है। पर सर, आपको 2 साल हो गए, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आप कर सकते थे 2 साल में। अगर आप ये कर देते कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पाई का हिसाब देंगी और चुनाव आयोग की सिफारिश का इंतजार नहीं करते, तो लगता कि आप इस पर सोच रहे हैं। लेकिन अब तो आप चुनाव आयोग के कहने के बाद भी कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। काले धन के ऊपर सबसे पहले इनिशिएटिव हमने लिया, इतने सालों में नहीं हुआ ना, तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी चिंता हो रही है जब करके, ताकि सारी चीजें एक साथ हों और एक साल हो, उसके प्रोसेस शुरू हैं। आप इसको मत सोचिए ये जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा नहीं हो रहा, जो अगले दिनों में उसमें बाकी चीजों में भी होगा। कितने दिनों में हो जाएगा सर, ये बता दीजिए। कितने दिनों में? 2017 में हो जाएगा? अब ये सरकार का, मुझे अपेक्षा है 2017 में हो जाएगा। ये सरकार का फैसला, इसको मैं टिप्पणी करता हूं। मुकेश नायक साहब, अपेक्षा कांग्रेस की कमाई, भले वो सिंह साहब इसको कमाई न कहें, लेकिन जरिया कमाई का यही है, जो आप खर्च करते हैं वो पैसा यहीं से आता है। 593.31 करोड़ में से 445 करोड़ ये नेशनल इलेक्शन वॉच का आंकड़ा है, अज्ञात स्रोत से था। यह अज्ञात स्रोत क्या है? आम आदमी पाई का हिसाब दे तो राजनीतिक पार्टियां क्यों न दें? ये अज्ञात स्रोत हमारी मेंबरशिप है, हमारे कार्यकर्ताओं के डोनेशन है। पूरे देश के एक्स एमएलए, पार्षद, एक्स पार्षद, चुनाव में लड़ने वाले पार्षद, मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष पूरे देश में हर साल डोनेशन देते हैं। तो फिर डोनेशन का नाम भी दे दीजिए। अज्ञात स्रोत है। वो अज्ञात स्रोत के तौर पर क्यों है? जब आपको सब पता है कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, तो अगर और वो व्हाइट पैसा है तो सबका हिसाब भी देना चाहिए। रेगुलेशंस बनाएगा। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि हर साल ऑडिट होता है, ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, निर्वाचन आयोग में जाता है, और आगे निर्वाचन आयोग जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, गाइडलाइंस बनाएगा, उसके अनुसार हम सब लोग काम करने तैयार हैं। हम निर्वाचन आयोग के सामने जाने तैयार हैं। हमारा जो भी उम्मीदवार पूरे भारत में चुनाव लड़ता है, बिल्कुल समय पर अपना लेखा जोखा चुनाव का निर्वाचन आयोग में पूरी कमाई है उसको आरटीआई के तहत लाने पर तो हंगामा हो गया। आप लोगों ने खुद कदम क्यों नहीं उठाया? इसमें आप लोग चुनाव आयोग की बात कर देते हैं। लड़े थे, उन्होंने अपना लेखा जोखा ही जमा नहीं किया। कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं उठाया। अब ये चर्चा चल पड़ी है तो उठा लेंगे। आवश्यकता नहीं है सर। मिलेगी इस देश में एक आम आदमी जो है वो अपना पैसा 30 तारीख के पहले क्यों नहीं जमा कर पाया, उसको बैंक कर्मचारियों तक को जवाब देना पड़ रहा है। वो लाइन में लग रहा है, और राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आ रहा है इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, आप कह रहे हैं। नहीं, काय को लाइन में लग रहा है? क्यों लगाया लाइन में? क्यों नोटबंदी की? ये प्रश्न है ना, काय को लाइन में लगाया? मुझे एक चीज बताओ, 15.5 लाख करोड़ पैसा चलन में था, उसमें 14 लाख करोड़ जमा हो गया। कहां है काला धन, जरा बताइए। कहां है नकली नोट, जरा बताएं सर। कौन सा आतंकवाद? मुझे ये बताइए कि आपका जो पैसा है 445 करोड़ रुपए, उसका हिसाब क्यों नहीं देते? आप हमेशा हिसाब मांगते हैं, हिसाब देते क्यों नहीं है? आपको लग रहा है बैंक में पैसा जमा करने से काला धन नहीं रहेगा, उन पर इंक्वायरी नहीं होगी? बैंक में पैसा जमा करने का मतलब ये नहीं कि धन साफ हो गया या सफेद हो गया, वो उतना ही काला है जितना बैंक के बाहर था। अब वो इंक्वायरी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये सब जुमले आप गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमी दूर कर दीजिए ना सर, कि आप लोग सारे नेता जो हैं वो टेलीविजन पर तो ये कह देते हैं ये होना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कोई नहीं उठाता। छोकर साहब, ये बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है, जरा दर्शकों के लिए समझाइए
कि ये अज्ञात स्रोत का ये जो सिस्टम है ये क्यों है और क्यों राजनीतिक पार्टियां इससे बाहर नहीं निकलना चाहती? देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं निकलना चाहती है तो राजनीतिक पार्टियां ही बताएंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पिछले 15 साल से हम लोग राजनीतिक पार्टियों के पैसे का हिसाब जानने की कोशिश कर रहे हैं और सब राजनीतिक पार्टियों ने उसको रोकने की कोशिश की। हमने जब आरटीआई के अंडर इनसे पूछा कि भाई आप अपने 75 से 80% जो आमदनी है ये कमाई है कि नहीं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में ये इनकम के कॉलम में लिखा जाता है। सही बात है। तो आमदनी तो है ही, तो उसमें से 20 से 25% जो इनकी 20,000 से ज्यादा की डोनेशन होती है उसमें दिखाया जाता है। 75 से 80% का ये नहीं मालूम कि वो कहां से आता है। हमने ये इनसे आरटीआई की एप्लीकेशन लगा के पूछा तो इन्होंने कहा कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। फिर हम इस चीज को लेके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गए। उन्होंने कहा कि आप हमें आंकड़े बताइए कि ये पब्लिक अथॉरिटी क्यों है। हमने सरकार के विभिन्न विभागों को आरटीआई एप्लीकेशन डाले, 2000 से ज्यादा सरकार के विभागों से हमने सूचना ली। 2 साल लगे उस काम में और 6 जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके बारे में हमने सारे आंकड़े सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के अंडर पब्लिक अथॉरिटी हैं। ये सीआईसी ने 2013 में कह दिया था, लेकिन 6 पार्टियों ने सीआईसी के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया। और टेलीविजन पर सर शिकायत की, टेलीविजन पर सर ये लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सब बताने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। बीजेपी कहती है 2017 में हो जाएगा और कांग्रेस कहती है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। खैर, और आप चूंकि 6 पार्टियों की बात कर रहे हैं तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं दर्शकों को एक आंकड़ा और बता दूं कि देश की 6 बड़ी पार्टियों की कुल आय का 60% हिस्सा मैं कह रहा हूं जो अज्ञात स्रोत से आता है, यानी उसका हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न जो ये पार्टियां फाइल करती हैं उसमें देती ही नहीं है। सवाल यह है कि टेलीविजन पर कहना और बाइट देने के लिए कहना और करने में ये फर्क क्यों है? आम आदमी जो है वो पाई का हिसाब दे तो ये राजनीतिक दल क्यों न दे? क्या ये देश और राजनीतिक पार्टियां क्या सिस्टम और देश से ऊपर हैं जो राजनीतिक चंदे का हिसाब नहीं देती, पाई का हिसाब नहीं देती? 20,000 से कम का अगर चंदा हो तो उसका हिसाब नहीं देती और उस नियम में बदलाव क्यों नहीं होता? हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के, मुकेश नायक कांग्रेस के और जगदीप छोकर साहब जुड़े हुए हैं IIM अहमदाबाद के। सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां आम आदमी जैसे देश और सिस्टम के दायरे में आता है उससे ऊपर है क्या? क्योंकि नियम में कोई बदलाव नहीं होता। आंकड़ा है कि 6 दलों के कुल चंदे का 52% हिस्सा बीजेपी को जाता है। तो आप लोग सारे दल जो हैं वो खुद ये फैसला क्यों नहीं करते कि हम कम से कम चेक से पैसा लेना शुरू कर दें? अब तो आगे सब चेक से ही होगा और जहां स्वाइप कार्ड से होगा। अब तो कोई रास्ते बचेंगे नहीं सब पार्टी के लिए। हम भी उसी का हिस्सा है। कोई जब कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, जनलेस कैश इकोनॉमी के तो प्रोसेस वही होंगे। पर ये तो हो जाएगी ना सर, अभी तक तो हो नहीं रहा है और कितना है ये पता नहीं। आने वाले दिनों पे आप उस पर कार्रवाई पाओगे। आप सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी कट रही है। मेरा सवाल यह है सर कि आपका अगर इंटेंट इतना स्ट्रांग है काले धन से लड़ने के लिए तो आरबीआई या वित्त मंत्रालय ये नियम क्यों लाता है कि अगर राजनीतिक पार्टियों के खाते में पैसा जाता है 20,000 तक या जो भी पैसा जाता है उसका नोटबंदी के बाद जो नियम है उस हिसाब से आपको कोई ब्यौरा नहीं देना होगा? आप कहते वहां भी देंगे। आपने राजनीतिक दलों को क्यों पुराने नियम के हिसाब से बाहर कर दिया? नहीं, कहां बाहर होने वाले? मैं करूं आप जस्ट थोड़ा इंतजार करिए। 1 जनवरी का इंतजार करिए ना। अभी 30 दिसंबर तक तो ये हो जाना चाहिए, उसके बाद इंतजार करिए। जिनको चिंता है उनको, हमको कोई चिंता नहीं है। जिनको चिंता है उनको चिंता हो रही होगी क्योंकि नोटबंदी के साथ आपकी वोटबंदी हो रही है। 2014-15 में 1800 करोड़ से ज्यादा का चंदा आया राजनीतिक पार्टियों के पास। आप पहले उस 1800 पे कार्रवाई करते ना, आप लोगों को ये मैसेज देते कि हम खुद भी वो करने को तैयार हैं जो आपसे कह रहे हैं।
मैंने वापस कहा, ये पूरा प्रोसेस है। ये एक सिर्फ नोटबंदी नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का है, बेनामी प्रॉपर्टीज का है, उसके आगे और बड़े प्रोसेस। छोकर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये तो सब्जबाज दिखाने जैसी बात हो गई कि ये होगा, आगे जाकर होगा। क्या ये उम्मीद की जाए छोकर साहब, ऐसा होगा? प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट सेशन से पहले बोला था कि सारे चुनाव इकट्ठे हों। उन्होंने बोला था कि सारे देश के चुनाव इकट्ठे हों, ये एक कदम होगा कालेधन को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक प्रोसेस में अंदर हम कालेधन को खत्म करने जाते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन चलता है। सिंह साहब, अगर प्रधानमंत्री इतने सख्त थे तो वो ये भी कहते वित्त मंत्री को कि राजनीतिक दलों के जो खाते में पैसा आ रहा है, ये जो नए पुराने नोट जमा हो रहे हैं, उसका भी हिसाब आप मांगिए। उसको छूट नहीं देते पुराने नियम के हिसाब से। बिल्कुल आएगा, उसका आप चिंता मत करिए, कोई छूटने वाला नहीं उसमें। सर, आएगा पे तो देखना होगा। छोकर साहब, मुझे ये बताइए, आपको उम्मीद है ऐसा होगा? जो पार्टियां आरटीआई के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने पैसे का हिसाब देने को तैयार हो जाएंगी? देखिए, पैसे के हिसाब देने को तैयार होती तो जो आप अभी बार बार पूछ रहे हैं कि जब आम आदमी को तो 2.5 लाख से ज्यादा रुपया जमा करवाने पर पूछताछ होगी, और रेवेन्यू सेक्रेटरी ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जितना मर्जी जमा करवा दें उनसे पूछताछ नहीं होगी, तो इससे साफ जाहिर है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल, राजनीतिक दलों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं है और ना ही उम्मीद है लागू होने की, क्योंकि उस आरटीआई वाले मामले में जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो पार्टियों से पहले भारत सरकार ने एफिडेविट दिया कि पार्टियां उससे आरटीआई के अंडर नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, यही बार बार होता है। मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम है और मुकेश जी आपकी लाइन में कुछ समस्या थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। लेकिन मुझे लगता है लोगों को ये समझ में आया होगा जवाब सुनकर, और जो हमने आंकड़े दिए उसके हिसाब से, कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खुद मिलकर अगर नेताओं की सैलरी बढ़ानी हो तो बढ़ा लेती हैं, अपने लिए जो फैसले लेने हो वो ले लेती हैं। लेकिन मिलकर अगर अपराध से, काले धन से लड़ने की लड़ाई की बात हो, चेक से पैसा लेने की बात हो, जो चंदा मिलता है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हो,